जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के जो एनडीए फर्स्ट 2018 में आए थे। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री से उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो देख चलिए, जैसे कि हमने 2018 के जो दूसरा पेपर था उसका एनालिसिस कर लिया है, ऐसे ही 2022 का भी हम लोग कर चुके हैं, 2021 का भी कर चुके हैं, 2020 का भी कर चुके हैं, 2019 का भी कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे 5 सालों के एनालिसिस कंप्लीट हो जाते हैं, जिनके कुल मिलाकर 8 वीडियोस बनते हैं। इसको मिलाकर के 8 वीडियोस बन जाएंगे। तो जब इन 8 वीडियोस को आप केवल देख लेंगे तो आपका कोई भी 90% क्वेश्चन राइट होने से नहीं रोक सकता है। तो जाकर के आप चैनल पर एनडीए के लिए केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी है उसको वॉच कर सकते हैं, और साथ साथ में जो उसका लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप एनडीए की वोकैब तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर के माध्यम से बहुत ही अच्छे से थॉरो स्टडी करवाई गई है। उसमें मतलब हर एक ऑप्शन को इतने अच्छे से डिस्कस किया गया है कि कौन सा वर्ड उससे रिलेटेड है जो कि आ सकता है एनडीए में। तो उसको भी देख सकते हैं आप, उसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। आप एक दो वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको जीएटी का कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा जो कि हम प्रीवियस ईयर के माध्यम से समझेंगे। और उनकी जो पीडीएफ है ना, जो हमने मतलब इसे केमिस्ट्री के करवाए हैं, तो उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि दीपांशु प्रजापति 93 के नाम से है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेकर के और उनका नोट्स बना लेते हैं तो आपको कोई केमिस्ट्री में 90% से रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता कि आपका 90% ना बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोग से बिच्छू बूटी या नेटल की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होता है? तो हम इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द एक्सीडेंटल टच ऑफ द नेटल लीव्स क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू इंजेक्ट ऑफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? हमारे अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेथेनोइक एसिड ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेथेनोइक एसिड के कारण ही ऐसा होता है। तो चलते हैं, इसके हम कुछ देख लेते हैं कि क्योंकि कुछ एसिड्स हैं जिनके हमें नाम हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि हमने एक बात कर रखी है कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? ये देखो, टार्टरिक एसिड जो कि इमली यानी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे अंगूर हो गया, इमली हो गया। अंगूर जब खट्टे हों, पके अंगूर नहीं। और सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, अभी 2022 में भी शायद आया था, मतलब आया था 2020 या 22 में, और ऐसे ही करके ये 2017 और 13 के पास भी आया है। और फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड देखो, जब चींटियाँ, लाल चींटियाँ होती हैं ना, उनके काटने से क्यों जलन होती है? जो फार्मिक एसिड होता है तो उनके डंक में होता है, तो जिसे हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और वही सेम चीज़ नेटल की पत्ती में भी होती है। तो ये आप इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप जरूर, ये सारी चीज़ें जरूर याद रख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही, एक क्वेश्चन जरूर बनवा देंगे आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाइयों, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि खट्टे फल, नींबू, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिरका तो आप समझ ही गए होंगे, ना समझे हो तो इसको ट्रांसलेट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? या अम्ली होता है, या उदासीन होता है, या क्षारी होता है, या ऐसे ही इसका चौथा ऑप्शन भी है। इसका इंग्लिश वर्जन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर अ टूथपेस्ट। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा क्षारी होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके बारे में यही सेम चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि ये जो दांतों का पेस्ट है मतलब इसमें फ्लोराइड पाया जाता है, अपमार्जक पाया जाता है, अपघर्षक पाया जाता है, तथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बना होता है। ये प्रकृति में थोड़ा सा बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका उपयोग हमारे मुंह में जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनके दौरान जो एसिड छोड़े जाते हैं, वो एसिड छोड़ते हैं ना, एसिड छोड़ते हैं, तो उस एसिड्स को बेअसर करने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम टूथपेस्ट को जो है थोड़ा सा क्षारीय बनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम आयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देगा? तो इसका इंग्लिश वर्जन है, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उस दिन बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, कंप्लीटली अपने H+ आयंस में टूट जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। तो इसमें हमें कोई H+ आयन तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें OH- आयन मिलेगा। और दूधिया, मैग्नीशिया तो इसकी हमने बात की थी, MgOH का होल ट्वाइस है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोला गया। और नींबू का रस, तो नींबू का रस तो एक
नॉर्मल से एसिड है। और जो अमाशय रस है, तो आप अमाशय में जानते हैं कौन सा रस पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ही एसिडिक होता है, बहुत ही एसिडिक, मतलब हार्ड एसिड होता है जिसका करीब 1, हमने उस दिन बात की थी 0.5 भी होता है। और फिर उसके बाद में इसको डाइल्यूट करने पर है, क्योंकि इसको डाइल्यूट भी कर लिया जाता है। और तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का जो वो है, क्या बोलते हैं, पीएच मान, वो 1.5 से 3.5 होता है। और ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के स्टमक में ऐसे नॉर्मली जो है उसको 0.5 भी होता है कहीं कहीं पर। और उसके बाद में उसको तो डाइल्यूट करने पर, हम जितना डाइल्यूट कर देते हैं तो उतना ही बढ़ता जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका हमने उस दिन बात की थी 10.5 होता है। और यहाँ पर ये जो है स्ट्रॉन्ग बेसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 14 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियल के लिए 10 होता है, 10.5। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लवण जल किसका जली विलेन है। लवण जल किसका जली विलेन है, यानी ब्राइन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। तो ये NaCl का होता है, NaCl को अगर हम जल में मिला देते हैं, यानी पानी में मिला देते हैं, एक्वस सोल्यूशन जो जल का होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो जानते हैं ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो आप जानते होंगे ये किसका फार्मूला है, वॉशिंग सोडा का। और ये खाने के सोडा का फार्मूला है। तो जब हम 2 खाने के सोडे के अणु लेते हैं तो उससे हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अब जब ये 8 क्वेश्चन मतलब 8 वीडियोज़ लगातार देख लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको जो मेरी बातें हैं ना, और डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, इनसे कोई वो ज़्यादा मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो वॉशिंग सोडा, इंग्लिश में भी इन्होंने बोल दिया है। वॉशिंग सोडा का कौन सा सूत्र है, तो ये तो कोई बता सकता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक 10 जल के अणु नहीं होंगे तब तक ये वॉशिंग सोडा नहीं कहलाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम यहाँ से 10 जल के अणु हटा देंगे तो ये सोडा एस के नाम से जाना जाएगा, सोडा एस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के लिए सही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, CaOCl2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन ये आप पढ़ लीजिए, इसके दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला ऑप्शन बोलता है रासायनिक उद्योगों में अपचायक पदार्थ। इसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार देख लेते हैं, तब फिर हम इस पर आएंगे। पहला बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये बात बहुत ही गलत है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी उस दिन कि जो Cl है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये जो है आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये जितने भी जिन पर ऊपर निगेटिव लगता है, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रयोग ही नहीं हो सकते हैं। ये ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह प्रयोग होंगे हमेशा। तो यही हमारा कथन गलत हो जाता है। तो अगर आप दूसरी चीज़ों को एक ही चीज़ से, मतलब कहीं ना कहीं हर ज्ञान जितना भी है उसको कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। और अगला बोलता है इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज। तो ये भी बात सही कि इसमें जो कागज़ उद्योग फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो उसका रंग होता है, उसको रंग को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मतलब जो बचे हुए हैं सारे हैं, ये भी सही हैं, क्योंकि जो पानी होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए यानी कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, ऐसे ही सेम बात है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वस्त्र उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका प्रयोग रंग हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सारी बातें ये भी लिखी हुई हैं, और इधर भी हमने काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि लॉन्ड्री, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, इन सब में विरंजन के लिए किया जाता है। यह कीटाणुनाशक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल की वह संख्या कौन सी है जो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट के सहभाजन का साझा करती है। अंग्रेजी में देख लेते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट शेयर विद 2 फार्मूला यूनिट CaSO4 इन द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप तो समझ गए होंगे कि इसके कहने की लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, कि जो उस जल के अणुओं की संख्या क्या होगी जो शेयर करेगी विद 2 फार्मूला यूनिट, यानी इसके 2 फार्मूला यूनिट होंगे, CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें फार्मूला बताना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आप फार्मूला जानते ही हैं, क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यानी इस वाले को जब हमने दोगुना कर दिया, तो ये वाला इसको आधा रखना होगा, मतलब ये दोगुना है तो इसको आधा रखेंगे, केवल H2O कर देंगे।
मतलब देखो यहाँ पर ये 2 अणु हैं तो ये 1 अणु होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर 1 अणु है CSO4 का, यहाँ पर आधा अणु है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 जल के अणु की आवश्यकता होगी। वी नीड ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है कार्बन का जल कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी जो कार्बन ब्लैक होता है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहला है वायु की उपस्थिति, इसको इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं पहले। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड, पहला है बाई हीटिंग वुड एट द हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगला बोलता है बाई हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बाई बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को वायु की सीमित मात्रा यानी लिमिटेड अमाउंट में जब वायु उपस्थित हो तब हम गर्म करते हैं तो हमारा कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, ये देखिए ये प्रोसेस की लिखी हुई है कि यानी जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में CHO सॉरी मेथेन भी आता है, मेथेन एथेन ये सब हाइड्रोकार्बन है। इसमें जब हम ऑक्सीजन रखते हैं, ऑक्सीजन यानी वायु की एक सीमित मात्रा, तो इसको ये रिएक्शन होकर के इतना बन जाता है, यानी कार्बन प्लस 2H2O, तो इसे ही हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो हमने कहा था ना कि ग्रेफाइट हीरा यानी जो कार्बन के अपर रूप हैं उनको छोड़ो ही नहीं, उनसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछेंगे। जैसे कि देखो ग्रेफाइट का सामने पूछ दिया, फिर कि ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने इतना ग्रेफाइट और हीरे इनके बारे में डिस्कस कर रखा है कि इनको बताने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रेफाइट। पहला बोलता है तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ईच कार्बन एटम इज sp3। तो आप इसको पढ़ सकते हैं साथ साथ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। तो हमने कहा था ना कि कार्बन से जरूर पढ़िए, देखो कार्बन से ही वही चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे कि उस दिन हमने बात की थी कि जो कार्बन होता है, तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो फुलेरिन होता है। क्या होता है? फुलेरिन, जिसे हम बंक मिस्टर फुलेरिन भी उन्होंने कभी कभी बोल दिया था। ये फुलेरिन इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम सबसे स्थायी रूप की बात करें तो सबसे स्थायी जो होता है यानी जो स्टेबल रहता है वो ग्रेफाइट है। सबसे स्थायी रूप ग्रेफाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इंग्लिश में भी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोरीन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो द यूजेस ऑफ, हमने देखो वहाँ पर बात की थी कि ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में बात की थी कि कैसे क्या बनाए जाते हैं या इनके वो मतलब रासायनिक गुण या भौतिक गुण क्या हैं। तो वैसे ही हमने अब यहाँ पर सिर्फ यूजेस लिखे हुए हैं दोनों के। यहाँ पर डायमंड के यूज़ हैं और यहाँ पर ग्रेफाइट के यूज़ हैं। तो आप ग्रेफाइट का यूज़, 2 यूज़ बहुत याद रखिएगा, जैसे कि एक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में और दूसरा मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूट्रॉनों की गति को स्लो करने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति। देखो हमने कई बार बात की कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कई बात कर रखी है। वही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कौन सा कारण है आखिरकार। तो इसमें तो कुछ बताने नहीं है, क्योंकि हमने वही बात की है कि ये हीमोग्लोबिन यानी रक्त के साथ मिलकर के एक स्थायी पदार्थ बना देता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन है उसका फ्लो रुक जाता है। रक्त की जो क्षमता है, जो ब्लड की कैपेसिटी है ब्लड को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, वो खत्म होने लगती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी रुधिर वर्णिका से सम्मिश्र बनाने की इसकी योग्यता। देखो इसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब से लिखा है। अंग्रेजी देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द हीमोग्लोबिन। देखा रुधिर वर्णिका, उसका कैसा नाम एकदम चेंज करके लिखा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, हमने ये लिख रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे बनाते हैं और इसके गुणधर्म क्या हैं। जैसे कि गर्म लाल तप्त कोक पर, जो एकदम गर्म होता है लाल तप्त यानी बहुत ही ज़्यादा रेड हीटेड, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। वैसे हमें लगता है इतना तो समझ में आना चाहिए कि हिंदी इतना ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वैसे नॉर्मल है इंग्लिश। देखो यह तो बहुत ही जहरीली गैस है। जहरीली को हम क्या कह सकते हैं, हाँ जहरीली गैस है। यह धात्विक ऑक्साइड के साथ अपचयित हो जाती है। अपचयित मतलब अपचयित यानी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देखो मेथेनॉल का निर्माण इससे करते हैं। यह नगर का सबसे खतरनाक प्रदूषक है, क्योंकि ये ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक
स्थायी पदार्थ बनाती है। कौन सा पदार्थ? कार्बोक्सी हीमो, इसको हम हाईलाइट करना भूल गए हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी पदार्थ बनाती है, जिससे मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है, उससे कि मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सांस नहीं ले पाता बेचारा। और इससे हम फॉस्जीन गैस का निर्माण भी करते हैं। जो फॉस्जीन गैस आपने सुना होगा, इसको आपने बनाया भी होगा बचपन में। देखो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ COCl2, दो फार्मूले हैं ऐसे, एक COCl2 है। जो ये नीचे वाला फार्मूला है, नीचे वाला ऐसा कोई, हाँ देखो जो नीचे वाला फार्मूला है ये कोबाल्ट को शो करता है, और जबकि जो ऊपर वाला फार्मूला है ये मतलब इसको शो करता है, कार्बन को, COCl2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है 89, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व्स सेल? तो आप जैसा कि जानते हैं कि नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मान लिया हम कभी धूप में निकलते हैं तो हमारा पसीना निकल जाता है। तो जब पसीना निकल जाता है ना, तो पसीने में क्या होता है? नमक, NaCl। तो NaCl जब निकल जाता है ना, तो दिमाग, हम कभी कभी बेहोशी जैसा महसूस करने लगते हैं, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो Na होता है ना वो हमारे शरीर से निकल गया, और यही जो है दिमाग तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है, दिमाग तक जो सिग्नल्स हैं उन्हें ले जाने का काम करता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सोडियम हमारा आंसर है। निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? देखो हमने कई बार बात कर रखी है कि मतलब धातुओं के बारे में हमने एक लिस्ट बनाकर तैयार की थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, टंगस्टन कैसी धातु है और गोल्ड कैसी धातु है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी कि चांदी कैसी धातु है, और एल्यूमिनियम की हमने खास विशेषता बताई थी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो ऐसे ही इसका आंसर जो हम नहीं बताएंगे, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो दो क्वेश्चन हमने आपको दिए, एक ये वाला और एक इससे पहले वाला, तो इन दोनों को ध्यान रख के आप बताइएगा जरूर। अगला है, निम्नलिखित में धातुओं में से किस एक को नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा अंतरण हेतु सोडियम से सम्मिश्रित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी पोटेशियम को NaK बना करके इसको डाला जाता है, एलॉय बना करके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अलॉयड विद द सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? देखो इसका हम प्रयोग तब करते हैं जब हम ब्रीड न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा होता है जो कि, जैसे कि आपको फास्ट वर्ड दिख रहा होगा, जब हमें कभी फास्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम, फास्ट मतलब जल्दी, तो जब हम जल्दी की एनर्जी होती है तो हम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ करते हैं। तो उसमें हम हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कूलेंट के रूप में, कूलेंट मतलब शीतलक के रूप में, हीट ट्रांसफ़र यानी ऊष्मा स्थानांतरण के लिए शीतलक के रूप में सोडियम के एलॉय यानी NaK का प्रयोग कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित धातुओं का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी टंगस्टन का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं, चल के बस एक मिनट, आप इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हम देख चुके हैं कि इसका टंगस्टन आंसर होने वाला है। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और हिंदी मीडियम भाई लोग भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भाई लोग भी पढ़ सकते हैं। माइक गिर गया था, सॉरी फॉर दैट। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले की वीडियो में। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।